हेलो एवरीवन। हम यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज कर रहे थे, जिनमें ज़्यादातर सब्जेक्ट मैंने करा दिए हैं। आज हम जैव प्रौद्योगिकी के पीवाईक्यूज करेंगे, जिसमें कि हम 2022 के करेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? फर्स्ट है किसी पादप या प्राणी की आयु का आंकलन करने के लिए। सेकंड है समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। थर्ड है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल तीन, सी है एक और दो, और डी है दो और तीन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, दो और तीन। व्याख्या देख लेते हैं। परमाणु या ऑर्गेनेल जीनोम से लघु डीएनए अनुक्रमों का उपयोग कर जैविक प्रतिदों की पहचान करने की नई तकनीकी को डीएनए बारकोडिंग कहा जाता है। डीएनए बारकोडिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कई अनुप्रयोग हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, कृषि कीटों को नियंत्रित करना, रोग वेक्टर की पहचान करना, पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना, प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों का प्रमाणीकरण और औषधीय पौधों की पहचान करना। लुप्तप्राय वन्यजीवों की प्रजातियों की पहचान, एक जैसी दिखने वाली प्रजातियों के बीच अंतर, कीट संगरोध और रोगवाहक अवांछनीय जानवरों पौधों की पहचान करना कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें डीएनए बारकोडिंग शोधकर्ताओं, प्रवर्तन एजेंटों और उपभोक्ताओं हेतु बहुत कम समय सीमा में निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जैव परत यानी कि बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। सेकंड है जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। थर्ड है जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, डी है एक दो और तीन। तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक दो और तीन। व्याख्या देख लेते हैं। चिकित्सा की भाषा में जैव परत चिकित्सकीय अंतरोपों और मानव ऊतकों के भीतर सिस्टिक फाइब्रोसिस के रूप में बनते हैं। उद्योग में ये उपकरण की सतह को कवर करते हैं। जैव परत अपने इन हैबिटेट को विभिन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों, बायोसाइड्स और एंटीबायोटिक से बचाते हैं। खाद्य उद्योग के परिवेश में जैव परत के निर्माण तेजी से हो सकता है। जैव परत का निर्माण तीन मुख्य घटकों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। जीवाणु कोशिकाएं, इनके बनने की सतह और आसपास का माध्यम। जैव परत के भीतर माइक्रोवियल कोशिकाओं ने प्लवक की कोशिकाओं की तुलना में 10 से 1000 गुना अधिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजैविकों यानी कि प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। सेकंड है प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। थर्ड है प्रजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन सी है एक और तीन, बी है केवल दो और डी है दो और तीन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एक और तीन। प्रोबायोटिक्स जीवित लाभकारी बैक्टीरिया और या यीस्ट का एक संयोजन है जो स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर रहते हैं। बैक्टीरिया को आमतौर पर नकारात्मक दृष्टि से ऐसे जीवों के रूप में देखा जाता है जो आपको बीमार बनाते हैं। एसिडोफिल्स एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत्र और शरीर के अन्य भागों में उपस्थित होता है। यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र को लैक्टोज जैसी शर्करा को लैक्टिक एसिड में विखंडित करने में मदद करता है। मानव आंत्र में खरबों बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मानव प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये कई रूपों में आते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ, पेय कैप्सूल या गोलियां, पाउडर, तरल पदार्थ शामिल हैं। अब 2021 के पीवाईक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट है पुनः संयोजित यानी रोकोबिनेट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक न ही दो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन एक नवीन तकनीक है। इसमें वैक्सीन की प्रतिकृति में एक पूरी तरह से सक्षम वायरल वेक्टर आधार होता है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि जिससे एक विदेशी ट्रांसजीन को एंटीजन में व्यक्त कर सकें। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन जीवित प्रतिकृति वायरस होते हैं जिन्हें एक रोगजनक से प्राप्त अतिरिक्त जीन को ले जाने के लिए इंजीनियर किया जाता है और ये अतिरिक्त जीन प्रोटीन उत्पन्न करते हैं जिसके खिलाफ हम प्रतिरक्षा उत्पन्न करना चाहते हैं। रोगवाहक यानी कि वेक्टर जीवित जीव हैं जो मनुष्यों के बीच या जानवरों से मनुष्यों के बीच संक्रामक रोगजनकों को प्रसारित कर सकते हैं। अक्सर एक बार जब एक वेक्टर संक्रामक हो जाता है तो वे अपने शेष जीवन के लिए रोगजनक को प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। वैक्सीन एक सुरक्षित जीवाणुओं और विषाणुओं का उपयोग करते हैं। इनके विशिष्ट भाग जिसे प्रोटीन कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। संबंधित रोगजनक का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि ये रोग पैदा किए बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकें। सेकंड है, आनुवंशिक रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंडों के अत्र पात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। सेकंड है, किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है न कि पिता से। उपयुक्त कथनों में से सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों। व्याख्या देख लेते हैं। सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा में माता के खराब माइटोकॉन्ड्रिया को दाता महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बदला जाता है। इसके बाद इनविट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के द्वारा अंडाणु और संयोग के संक्राणु के साथ निषेचन से प्राप्त युग्मनज का प्रारंभिक भ्रूणीय विकास आरंभ कराया जाता है। इसके माध्यम से विकार युक्त माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को दुरुस्त किया जा सकता है तथा इससे उत्पन्न अन्य बीमारियों को रोका जा सकता है। मनुष्य केवल अपनी माता से माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करता है और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल गार्ड एक और बॉल गार्ड सेकंड प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए, फसली पादपों का बलूनी प्रवर्धन, ऑप्शन बी, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, ऑप्शन सी, पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन, ऑप्शन डी, जैव उर्वरकों का उत्पादन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। बॉल गार्ड बीटी कपास से संबंधित तकनीक है। यह भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यवसायीकरण के लिए अनुमोदित किया गया है। बॉल गार्ड फर्स्ट एकल जीन प्रौद्योगिकी है तो वही बॉल गार्ड सेकंड डबल जोन प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACE2 का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनः स्थापित यानी इंट्रोड्यूस्ड जीन, ऑप्शन बी है भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास, ऑप्शन सी है वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, ऑप्शन डी है विषाणु जनित रोगों का प्रसार। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, विषाणु जनित रोगों का प्रसार। हाल ही के शोधों के अनुसार मानव शरीर में ACE2 यानी एजियोटेसिन परिवर्तित एंजाइम 2 वह प्रमुख कारक है जो कोविड-19 को मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम बनाता है। दरअसल मानव कोशिकाओं की सतह पर ACE2 नामक एक एंजाइम होता है जो रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है जो SARS-CoV-2 को अपना हमला शुरू करने के लिए सक्षम करता है। वायरस का स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर से जुड़ जाता है, फिर कोशिका की सतह के साथ फ्यूज हो जाता है और अपनी आनुवंशिक सामग्री SARS-CoV-2 के मामले में RNA को कोशिका में छोड़ देता है। इस प्रकार ACE2 विषाणु जनित रोगों के प्रसार से संबंधित है। अब 2020 के PYQs देख लेते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भावी माता पिता के अंडाणु या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में
आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। सेकंड है व्याक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। ये व्याक्ति व्यक्ति है, मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, व्यक्ति है ये। थर्ड है मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। जर्म लाइन जीन थेरेपी के माध्यम से अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में जीन को संशोधित करना शामिल है, जिससे भविष्य में किसी भी आनुवांशिक परिवर्तन को संभव बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव स्टेम कोशिकाओं को सूकर के भ्रूण में डालकर मानव अंग बनाया जा सकते हैं। ऐसे भ्रूण को काइमेरा या चिमेरा एम्ब्रियो नाम दिया गया है। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसे भ्रूण को उत्पन्न किया जिसका उद्देश्य प्रत्यारोपण योग्य ऊतकों अथवा अंगों का उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? फर्स्ट है यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकाशोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। सेकंड है उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। थर्ड है इन वैक्सीन की कोई गौण प्रभाव नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युजरता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। व्याख्या न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट टीका में शामिल एस न्यूमोनिया के सेरोटाइप व्यक्ति में तेजी से फैलने वाले गंभीर न्यूमोकोकल संक्रमण अर्थात मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियमेरिक निमोनिया और सेप्टिसीमिया से बचा कर सकता है। यह उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इस वैक्सीन को लेने वाले 10 से 20% बच्चों में एलर्जी लोकल रिएक्शन उत्पन्न हुई, जिनमें से 3% को गंभीर माना गया। इसके अलावा कुछ बच्चों में क्षणिक बुखार जैसे लक्षण भी देखे गए, अर्थात कथन 3 सही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है इसका। थर्ड है मानव प्रजनन तकनीकों में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए इन विट्रो एंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, ऑप्शन बी शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण, ऑप्शन सी स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास और ऑप्शन डी संतान में सूत्रकणिका वाले रोग का निरोध। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, संतान में सूत्रकणिका वाले रोग का निरोध। व्याख्या देख लेते हैं। प्राककेंद्रक स्थानांतरण के अंतर्गत प्राकेंद्रों का एक युग्मजन से दूसरे युग्मजन में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया संतानों में सूत्रकणिका रोगों की रोकथाम हेतु विकसित की गई है। अब 2019 के PYQs देख लेते हैं। फर्स्ट है आरएनए अंतक्षेप यानी आरएनए इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट है यह जीन अनभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। सेकंड है इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। थर्ड है इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। फोर्थ है इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3, सी है 2 और 3, डी है 1 और 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 4। व्याख्या है आरएनए अंतक्षेप एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है जो कि डबल स्ट्रैंड आरएनए के माध्यम से तथित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए ये एक मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन उत्पादन में रोक सकते हैं। कोशिकाओं को जेनेटिक पैरासाइट्स वायरस एवं ट्रांसपोषण से बनाने में RNA
अवक्षेप को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरएनए अंतक्षेप तकनीक कैंसर और एड्स जैसे संक्रमणों के उपचार में भी बहुत महत्व रखती है। इसे विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी फसल पादपों को उगाने के लिए भी प्रयुक्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचारों के विकास में आरएनए अंतक्षेप का कोई योगदान नहीं है। एचआरटी का मुख्य उद्देश्य मोनोपोज के बाद शरीर में हार्मोन की कमी को दवाओं के जरिए पूरा करना होता है। एचकेटी ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने और हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करती है तथा यह कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय समाचारों में आने वाली Cas9 प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए लक्ष्य साधित जीन सपावन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। ऑप्शन बी रोगियों में रोगजनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक। ऑप्शन सी एक जीन जो पादपों को पिंडक प्रतिरोधी बनाता है। ऑप्शन डी आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाले एक शाकनाशी पदार्थ। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लक्ष्य साधित जीन सपावन प्रयुक्त आणविक कैंची। Cas9 प्रोटीन वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन यानी टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। इसका मुख्य कार्य डीएनए को काटना है। CRISPR-Cas9 एक अनोखी तकनीक है जो आनुवांशिकविदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनोम के कुछ भाग को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। क्रिस्पर तकनीक के तहत वैज्ञानिक खराब जीन को डीएनए से डिलीट कर देते हैं एवं डीएनए में बेहद बेहतर गुणवत्ता भी जोड़ सकते हैं। CRISPR-Cas9 तकनीक द्वारा कैंसर, हेपेटाइटिस बी या उच्च कोलेस्ट्रॉल सहित आनुवंशिक रोगों के इलाज की काफ़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक से आंखों से जुड़ी लेबर कॉन्जेनिटल इमोरोसिस बीमारी का इलाज संभव होगा। उल्लेखनीय है कि LCA आंख से जुड़ी एक आनुवंशिक बीमारी है जो रेटिना को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। सेकंड है, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। थर्ड है, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, केवल 3। व्याख्या देख लेते हैं। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता, इसलिए फर्स्ट गलत है। भारत में 1998 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड गठित किया गया था जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, इसलिए 2 भी गलत है। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, इसलिए 3 सही है। तो ये हमने पिछले 3 सालों के PYQs कर लिए हैं। थैंक यू एवरीवन।